हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसर्च मेथडोलॉजी में सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग का मीनिंग्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके टोटल कितने टाइप्स है, सारा डिटेल में आज हम लोग जानेंगे एक ही वीडियो में। और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जब भी होता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये क्वेश्चन आपका मिस ना हो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है गौरव राज और साइकोलॉजी से एमए कंप्लीट किया हूँ, यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया हूँ अपने ही सब्जेक्ट में। और पीएचडी अभी मेरा चल रहा है और साथ में मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पूरा सिलेबस यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड में, ये भी सारा सिलेबस यहीं पे कंप्लीट किया जाएगा। आप सेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, गेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूईटी एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो किसी भी तरीके का आप एग्ज़ाम है जहाँ पे साइकोलॉजी पूछा जाता है, वो सारा कुछ यहीं पे आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास में चलते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग होता है कि एक बड़े से पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल हम लोग छांट कर निकालते, स्मॉल ग्रुप निकालते हैं और उसी को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं, जो हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। आप लोगों को यहाँ पे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से और डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले सैम्पलिंग समझने से पहले हम लोग समझते हैं पॉपुलेशन के बारे में, आखिर पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, तो एक बड़ा सा पॉपुलेशन होता है, किसी भी चीज़ का पॉपुलेशन आप समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ एडवोकेट का, या फिर बहुत सारे डॉक्टर का पॉपुलेशन हो गया, फिर बहुत सारे स्टूडेंट का, बहुत सारे प्रोफेसर का ग्रुप मान ले। ठीक है, तो वो हमारा पॉपुलेशन हुआ जिसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें 1000, 10,000, 20,000 लोग हैं। ठीक है, अब वहाँ से पॉपुलेशन होता है दो तरीके का। एक पॉपुलेशन होता है फाइनेट पॉपुलेशन, जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं। दूसरा है इनफाइनेट पॉपुलेशन, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि समुद्र में कितनी मछलियां हैं, नदी में कितना मछली है, ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी पॉपुलेशन में ही गिनती आता है। तो जो भी हम लोग रिसर्च होता है, ये हमारा फाइनेट पॉपुलेशन के ऊपर ही होता है। ठीक है, और फाइनेट पॉपुलेशन से हम लोग कुछ सैंपल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जैसे 1000 है, 1000 में से हम लोगों ने 100 को सेलेक्ट कर लिया अपने रिसर्च करने के लिए। तो ये जो हम लोगों ने 100 को सेलेक्ट किया, ये हमारा कहलाया सैंपल, और ये जो प्रोसेस हुआ इसी को हम लोग कह दिए सैम्पलिंग। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस को सैम्पलिंग कह दिए। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं मीनिंग में इसका, कि मीनिंग क्या है। देखिए, मीनिंग क्या होता है, सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिसर्चर बड़े पॉपुलेशन से कुछ लोगों को, एक छोटा सा ग्रुप को सेलेक्ट करता है और जिसे हम लोग सैंपल कहते हैं, और ये पूरे प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं। और ये सैम्पलिंग लेते हैं जिसमें से जितने भी लोगों को सैम्पलिंग में सेलेक्ट किया जाता है कि वो अपने पॉपुलेशन का अच्छा से रिप्रेजेंट करे, कि जिस पर्पस के लिए हम लोगों ने उसे सेलेक्ट किया है वो पूरा अच्छे से उसमें डिफ़ाइन वो कर सके। ठीक है, और हम लोगों को सैम्पलिंग का क्यों ज़रूरत पड़ता है? सैम्पलिंग का ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ा होता है, तो हम लोग सारे पॉपुलेशन में हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग कुछ स्मॉल सा सैंपल निकालते हैं उसी पॉपुलेशन से, ताकि वो हमारा स्टडी में काम आ सके। सबको स्टडी करना इम्पॉसिबल होता है और कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग सैम्पलिंग का यूज करते हैं। टाइम भी सेविंग होता है, एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट मिल सकता है, इसलिए हम लोग करते हैं। डाटा कलेक्शन करने में हमारा ईजी होता है, इसलिए करते हैं। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है सैम्पलिंग का, ये हम लोग देखते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, कि जिस पॉपुलेशन से हम लोगों ने वो सेलेक्ट किया है सैंपल, वो अपने पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। जैसे डॉक्टर का हम लोग कुछ सैंपल लिए, तो वो एक पूरे डॉक्टर कम्युनिटी को अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, एडुकेट साइज मतलब ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अनबाइस्ड सिलेक्शन, अनबाइस्ड सिलेक्शन का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरीके का इसमें पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का बाइसेस नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ अपने अपने लोगों को ही लेते हैं। ठीक है, जो मेरा फ्रेंड है सिर्फ उसी को सेलेक्ट करेंगे, या तो फिर जो अपने कम्युनिटी के लोग हैं उसे ही सेलेक्ट करेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं बाइस, पूर्वाग्रह कहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होता, रैंडमली किसी को भी हम लोग सैंपल में सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छा मिलता है, फ्लेक्सिबल होता है ये, और होम्योजेनिटी होता है, सैंपल एक जैसा होता है, पूरा सिमिलरिटी होना चाहिए और रिलायबिलिटी भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आते हैं टैप्स ऑफ सैम्पलिंग में। टैप्स ऑफ सैम्पलिंग हमें देखा जाए तो दो तरीके का सैम्पलिंग का टैप्स होता है। ठीक है, पहला है हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है कि हर एक मेंबर को वहाँ पे सेलेक्ट होने का चांसेस बराबर रहता है, कि इतने बड़े पॉपुलेशन में सबका सैंपल में सेलेक्ट होने का संभावना बराबर रहता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में किसी को भी सिलेक्ट होने का संभावना नहीं रहता है। ये रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग से लेते हैं, अपने ईजी आवश्यकता अनुसार से लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को तो हम अच्छे से बता ही दिए हैं कि इसे हम लोग ऐसा हम लोग सैंपल लेते हैं जिसमें सबके सेलेक्ट होने का संभावना बराबर होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सबसे हमारा पहले आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है,
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आता है कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांसेस होता है उसमें सेलेक्ट होने के लिए, और एक का सिलेक्शन से दूसरे के सिलेक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं सिलेक्शन के तौर पे। और ठीक है, यहाँ पे किस बेसिस पे लिया जाता है, जैसे लॉटरी मेथड करते हैं, या तो फिर रैंडम नंबर टेबल करते हैं, या तो फिर फिश बॉल ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रैटजी बना करके हम लोग उसे सेलेक्ट करते हैं। फिश बॉल क्या होता है कि एक सब लोगों का नाम पता लिख करके एक बॉक्स में चिट्ठी में हम लोग सबका डाल देते हैं, सबका चिट्ठी नाम लिख करके यहाँ पे डाल देते हैं, और उस बॉक्सेस में रैंडमली उछालते हैं। उसके बाद में रैंडमली किसी भी एक पर्ची को निकाल के देखते हैं कि उसमें क्या आया है, किसका नाम है ना। इस तरीके से हर एक पर्ची को निकाल करके देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबके संभावना बराबर रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा ही। तो ये रहता है हमारा फिश बॉल। इसी तरीके से नंबर टेबल में भी इसी तरीके से है कि कुछ ना कुछ इसमें भी नंबर डाल करके हम लोग राउंड टेबल में हम लोग खेलते हैं, जिसका भी सिलेक्शन हो जाए वो हमारा सैंपल में सेलेक्ट हो जाएगा। लॉटरी मेथड निकालते हैं, लॉटरी तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इसे, ठीक है। तो अब हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो चुका है। अब दूसरा हमारा आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एक्चुअली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है ना, इसे कुछ लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी रखते हैं, तो कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रखते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है ना कि मिक्स इंटरवल पर हम लोग सिलेक्शन करते हैं, रैंडमली हम लोग सिलेक्शन करते हैं इसमें, लेकिन इसमें भी अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, ना, और सबका अलग अलग रोल नंबर है, तो अलग अलग रोल नंबर के हिसाब से देखते हैं कि जिसमें भी 10th नंबर आ रहा है ना, या फिर लास्ट 10वां, फिर 10 के बाद में फिर 10th कहाँ गया, 20, फिर 30, फिर 40 या 50, तो इस वाले पर्सन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। रैंडमली तो सेलेक्ट करते ही हैं, लेकिन ये पहले से डिसाइडेड होता है कि 10th नंबर को लेंगे, या 5th नंबर को लेंगे, या 6th नंबर को लेंगे, कि एवरी 6th नंबर को हम लोग अपने डाटा सैंपल के तौर पे लेंगे। तो इस तरीके से हमारा होता है ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसलिए इसमें दोनों कुछ मिक्स होता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी। तो कुछ इसे इसमें रखते हैं, कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी में रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग थर्ड सैम्पलिंग में जाते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ये इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग एक अलग सा लेवल में बांटते हैं, पॉपुलेशन को एक अलग अलग लेवल में बांटते हैं अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि एज क्या है वो देख लिए, यहाँ पे जेंडर देख लिए, यहाँ पे उसका क्वालिफिकेशन देख लिए, या तो फिर यहाँ पे उसका बैकग्राउंड देख लिए, एक अलग अलग लेवल में बांट लिए पहले। फिर लेवल में बांटने के हिसाब से फिर उसका हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो जो सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है, इसमें दो तरीके से होता है। पहला होता है प्रोप्रिएट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है, प्रोपोर्टियोनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग ना कि जो भी सैंपल है, इसमें क्या करते हैं कि सैंपल को पॉपुलेशन के सेम प्रोपोर्शन में लिया जाता है, ठीक है। सैंपल ज़्यादा बड़ा है तो बड़ा लेते हैं, कितना भी सैंपल हो उसको सबको इक्वली लेते हैं, ठीक है। एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 1000 स्टूडेंट है, ठीक है, 1000 स्टूडेंट है। अब 1000 स्टूडेंट में से हम लोग को क्या लेना है, 100 ही सैंपल लेना है। और जिसमें से क्या है, बॉयज़ है हमारा 600 है, 60% है, और गर्ल्स है हमारा 400 है, ठीक है। तो टोटल मिला के 1000 हुआ, बॉयज़ 600 है, गर्ल्स 400 है। और हम लोगों ने क्या लिया कि 60 बॉय ले लिया और 40 गर्ल ले लिए, मतलब कि 10% हम लोग ले लिए। 600 का 60 इधर हो गया, और 400 का 40 हम लोग गर्ल्स लोगों को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। और दूसरा इसके अंदर आता है, ये हमारा हो गया प्रोपोर्टियोनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं डिसप्रोपोर्टियोनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। इसके अंदर भी सेम ऐसा ही है कि हम लोग पहले अलग अलग लेवल में बांटते हैं, लेकिन उसमें सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है ना, इसमें अलग से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रिसर्चर का चॉइस होता है कि हिसाब से वो सैंपल को सेलेक्ट करे, है ना, अपने हिसाब से वो लेता है। जैसे कि अगर बॉयज़ है उसमें 600, 400 गर्ल्स है, ठीक है, ये 1000 लोग हो गए। सैंपल लेना 100 ही सैंपल लेना है, तो उसमें क्या करेगा कि बॉयज़ को 50 ले लेगा और गर्ल्स को भी 50-50 वो ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इक्वली हम लोग लेते हैं, 50-50 दोनों को सेलेक्ट कर लिए। और पिछले वाले में क्या कर रहे थे कि 60 बॉयज़ था और गर्ल्स 40 थे। और यहाँ पे क्या है, डिसप्रोपोर्टियोनेट सैम्पलिंग में हम लोग 50-50 इक्वली लेते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो भी हम लोग एक बार अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन का रेशियो हम लोग फॉलो करते हैं, यहाँ पे रेशियो कोई भी फॉलो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे फ्लैक्सिबल रिप्रेजेंटेशन होता है, और यहाँ पे अनबायसेस होता है, किसी भी तरीके का पूर्वाग्रह नहीं। यहाँ पे अपने हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इक्वली करते हैं। जितना भी परसेंट पॉपुलेशन हो उससे मतलब नहीं है, वो इक्वल दोनों को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है 4th नंबर पर
एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग। एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, एक बड़े से एरिया होता है जिसमें से हम लोग कुछ ही लोगों का सेलेक्ट करते हैं, बहुत बड़े से, जैसे झारखंड राज्य है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्कूल में हम लोग को स्टडी करना है, कुछ स्कूल के बच्चे के, तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल है, स्कूल में से एक पार्टिकुलर स्कूल हम लोग सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए डीएवी, तो झारखंड में बहुत सारे डीएवी स्कूल है, तो उसी में से हम लोग कुछ स्टेट पहले हम लोग ये फॉलो करते हैं, कुछ जिला को फॉलो करते हैं। झारखंड में कितने अलग अलग जिला हैं, उन जिला में से पहले 4-5 हम लोग जिला को सेलेक्ट कर लिए, फिर उस जिला में से हम लोग कुछ सेलेक्ट स्कूल कर लिए, यहाँ पे 4-5 स्कूल, उसमें से 2 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, 3 यहाँ से कंप्लीट ले लिए, सेलेक्ट कर लिए, और इस तरीके से अलग अलग लेवल में जा कर के हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं सैंपल को। और अगर कोई बड़ा जिला है तो उसके अंदर भी अलग अलग डिवीज़न होते हैं, ये 2-3 अलग 5 डिवीज़न है मान लीजिए इसमें, तो 5 में से हम लोग 2 ही डिवीज़न को यहाँ पे लिए अपने सैंपल में करने के लिए। तो इस तरीके से लेकर के पूरे ऑल ओवर स्टेट में हम लोग कि हर एक कोना कोना से, हर एक अलग अलग ज़िले से हम लोग सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ताकि ये पूरा सैंपल, ये पूरे पॉपुलेशन, पूरे स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर सके। तो यही हमारा होता है एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर में। जैसे कुछ स्कूल को सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके अंदर भी और कोई सेलेक्ट करते हैं, फिर जा कर के हम लोग पूरे पॉपुलेशन में उसको वो कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं कि हाँ सभी लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर में, जहाँ का मतलब ये है कि किसी का भी सिलेक्ट होने का संभावना ये रिसर्चर के ऊपर में डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से लेता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारा आता है सबसे पहला कन्वीनियंस सैम्पलिंग और एक्सीडेंशियल और इंसिडेंशियल सैम्पलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्सीडेंशियली हम लोग किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, जो ईजी में अवेलेबल हो जाए उसको ले लेते हैं। मॉल में जैसे ले लिए, या कोई प्रोफेसर है अपना रिसर्च कर रहा है, बाहर निकला, कुछ बच्चे कैंटीन में जा रहे हैं, पूछ लिया उससे कि कहाँ जा रहे हो बाबू, तो समोसा खाने जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, तो उन बच्चों को बोला चलो आ जाओ हमारे सैंपल में सेलेक्ट कर लेते तुम्हें। तो इस तरीके से रैंडमली जो उसे मिल रहा है, ईजी वे में जो मिल जाए अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर में ही, उसे ही सेलेक्ट करके वो अपना सैंपल में डाल देता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। और हम लोग इसमें पढ़ते हैं दूसरा क्या है कि ये हमारा पर्पस कंप्लीट होना चाहिए। पर्पोसिव सैम्पलिंग है, इसमें क्या करता है रिसर्चर ना, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से चूज करता है जो भी उसका ज़रूरत है, जैसे कि सिर्फ एक्सपीरियंस टीचर को सेलेक्ट करेगा, या तो फिर अपने हिसाब से देख रहा है कि इस एज वाले को ही बच्चे को हम लेंगे, या फिर इस जेंडर वाले को ही लेंगे। तो इस तरीके से रिसर्चर क्या करता है, अपने पर्पस के हिसाब से पार्टिसिपेट को चूज करता है। इसमें सैम्पल सेलेक्शन जो है रैंडम नहीं होता है, बल्कि रिसर्चर उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करता है जो स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल और नॉलेजेबल या रिलेवेंट होते हैं, उसको लेता है वो अपने पर्पस फुलफ़िल करने के लिए। इसको हम लोग जजमेंट सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा और एग्ज़ाम में यहीं से आता है क्वेश्चन, ठीक है। क्या करते हैं कि एक पार्टिसिपेट होता है, दूसरे पार्टिसिपेट को सजेस्ट करता है। ये बहुत ही हिडन तरीके का हम लोग रिसर्च करते हैं। इसमें एक पार्टिसिपेट को पहले हम लोग पकड़ते हैं, ऐसा रिसर्च करते हैं जिसमें लिमिटेड पार्टिसिपेट से डाटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है, या फिर पार्टिसिपेट आगे नए पार्टिसिपेट को सजेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने किसी एक पर्सन को सेलेक्ट किया और उस पर्सन से हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया और फिर बताएं कि तुमसे ही रिलेटेड और कोई फ्रेंड है जो जानते हो जो इस काम से रिलेटेड है, फिर वो दूसरे फ्रेंड को सजेस्ट किया, फिर वो तीसरे फ्रेंड को सजेस्ट किया। इस तरीक़े से प्रॉपर एक चेन की तरह ये चलते रहता है। और ये कुछ स्पेसिफिक रिसर्च में इस तरीके से करते हैं जहाँ पे डाटा मिलना ईजी में अवेलेबल नहीं होता है सबके पास जाना, इसलिए वो एक एक करके वो चेन बना करके उसके तक में पहुँचते हैं, तब इस तरीके से वो अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया स्नोबॉल सैम्पलिंग, ओके। अब हमारा आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में नाम से ही पता चल रहा है कि वो अपना कोटा फुलफ़िल करता है, जो उसका रिक्वायरमेंट है वो। इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले इसमें भी लेवल अलग अलग बांटे जाते हैं, जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, नीड है, एज क्या है, उसका एजुकेशन क्या है, या फिर जो भी उसका नीड है, सब पहले एज देख लिया जाता है। उसके बाद में फिर उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है। रैंडमली यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करेगा, जो उसे मन करा उसी को सेलेक्ट करता है, ठीक है। अलग अलग ग्रुप होते हैं पॉपुलेशन को, जैसे जेंडर, एज, इनकम, एडुकेशन पे वो अलग अलग लेवल में बांट दिया, में डिवाइड कर देता है, और फिर हर ग्रुप का फिक्स्ड कोटा डिसाइड करता है कि इस ग्रुप से इतना कोटा लेना है, और फिर अपने हिसाब से वो रिसर्चर उसमें फुलफ़िल करता है, ठीक है। जैसे 50% मेल ले लिया, 50% फीमेल ले लिया, या फिर जिसको भी 50% बीए वाले को ले लिया, 50% एमए वाले को ले लिया, तो अपने हिसाब से वो कोटा फुलफ़िल करता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ही यही है कि रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग से वो अपना डाटा कलेक्ट करता है वो,
ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग रैंडम सिलेक्शन करते हैं, है ना, और नॉन प्रोबेबिलिटी में नॉन रैंडम होता है, मतलब अपने हिसाब से रिसर्चर चूज करते हैं। यहाँ पे इक्वल चांसेस होता है सबका सेलेक्ट होने का, यहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं होता है। अनबाइस्ड रिजल्ट होते हैं, यहाँ पे किसी तरीके का पूर्वाग्रह नहीं होता, और यहाँ पे पूर्वाग्रह होता है। ठीक है, जनरलाइजेबल रहता है ये, और ये जनरलाइजेबल नहीं रहता है। ये कॉस्टली और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, और ये क्विक ईजी तरीके से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने हिसाब से चूज करते हैं तो उतना ज़्यादा सैंपल कलेक्ट करने में टाइम लगता नहीं है उसे। ओके, अब एक और यहाँ पे है, ये नया ऐड हुआ है सैचुरेशन सैम्पलिंग और डेंस सैम्पलिंग। ये आपको ज़्यादातर कहीं भी आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो ये आपको नहीं पढ़ाने वाला है कोई भी, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन शायद बन जाए। तो सैचुरेशन और डेंस सैम्पलिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सैचुरेशन सैम्पलिंग एक्चुअली में होता क्या है। इसमें क्या करते हैं ना, सैचुरेशन सैम्पलिंग ऐसा सैम्पलिंग मेथड है जिसमें रिसर्चर डाटा कलेक्ट करते रहता है जब तक उसे कोई भी नया इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि डाटा वो कलेक्ट करते रहता है एक पॉपुलेशन से, जब तक उसको और नया इन्फॉर्मेशन मिलना बंद ना हो जाए, जब तक पता ना चल जाए कि जितना भी था इन्फॉर्मेशन सब निचोड़ लिए हैं, तब तक उसे छोड़ता नहीं है, वो रिसर्च करता ही रहता है। देखो, ठीक है, सैच पहले से फिक्स नहीं होता, इसमें करते रहता है जब तक वो क्लियरली देख लेता है कि इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रहा है, हाँ, रिपीट हो रही है और नई चीज़ मिल नहीं रही है, तब जा करके उसको वो बंद करता है। वरना सैचुरेशन सैम्पलिंग में वो कलेक्ट करता ही चलता है जब तक नया इन्फॉर्मेशन आना बंद ना हो जाए। अब ये हमारा डेंस सैम्पलिंग, ठीक है, ये दोनों नया वाले पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, शायद एग्जाम में आ सकता है। डेंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि स्पेसिफिक ग्रुप होता है एक, या फिर एक कम्युनिटी है, या तो फिर कोई एरिया है, वहाँ पे जितने भी लोग अवेलेबल होते हैं उन सब को सैंपल में इंक्लूड करता है ये। स्पेसिफिक किसी चीज़ का रिसर्च करते हैं, स्पेसिफिक एक पॉपुलेशन को सेलेक्ट करते हैं पहले, और वहाँ पे जितना से जितना मैक्सिमम कवरेज हो सके सभी लोगों को वो अपने सेलेक्ट कर लेते हैं अपने सैंपल में, ताकि उसको डेप्थ में समझ सके, और इसमें सैम्पलिंग की जगह पे एक अच्छे से कम्युनिटी के साथ में, हाँ, अच्छे से कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट वो कर सके, और पूरे ये इसमें जितना से जितना ज़्यादा डाटा वो कलेक्ट कर सके एक ही स्पेसिफिक कम्युनिटी से, वो प्रॉब्लम हो या तो फिर कंडीशन को डिटेल में समझाया जाता है। तो यही है हमारा सैम्पलिंग। और लास्ट में हम लोग आ जाते हैं कंक्लूजन पे। तो सैम्पलिंग रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। सही सैम्पलिंग मेथड चूज करना रिसर्चर की क्वालिटी डिसाइड करता है, सही बात है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग साइंटिफिक होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइम सेविंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमें फॉलो करें, और यूजीसी नेट का तैयारी आप लोग कर रहे हैं, जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ और जेट का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग फॉलो करके हमारे साथ में जुड़ जाइए। यहाँ पे यूनिट 1 से लेकर के 10 तक सब कुछ अच्छे से कवर अप कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।